हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट परीक्षा 2026 हेतु सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज की कक्षा भाग 2 है, जो व्याख्या सहित सॉल्व पेपर 24 जनवरी 2023 को पूछे गए प्रश्न हैं। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़ें, जहां हमारी PYQ सीरीज श्रृंखला लगातार चली आ रही है, जो हम 2011 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों का हल, व्याख्यात्मक हल देख रहे हैं। तो आज की कक्षा भाग 2 है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष पूछे गए प्रश्नों के जो है श्रृंखला को हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं, ताकि एक जो है विशेष व्याख्या सहित देख सके। तो आइए, आज प्रश्न संख्या दिया गया है 16 से 30 तक, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हम भाग 1 में देख लिए थे, जो हमारे आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, जिसमें दिया गया है वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को, यानी जो वंचित समूह के विद्यार्थी है उसके समावेशन को सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 1 नंबर में दिया गया है अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। 2 है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। 3 है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर नहीं। 4 है प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए। तो मित्रों, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक शिक्षक को जो है अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 का सही 1 है, क्योंकि जो है सफल समावेशन बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सांस्कृतिक जो है के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। सुविधाहीन एवं वंचित समूह के जो शिक्षार्थी हैं, उन शिक्षार्थियों को जो है चाहिए कि शिक्षक उन्हें जागरूक करे, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और स्थानीय संस्कृति और भाषा आधारित पाठ्यक्रम का उपयोग करें, ताकि जो है एक प्रगतिशील कक्षा में, समावेशी कक्षा में आप प्रभावी ढंग से अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। 1 है सहयोग, 2 है पृथक्करण, 3 है नकारात्मक भेदभाव, 4 है नामीकरण। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा 1 सहयोग, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में जो है, एक समावेशी कक्षा में सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसके माध्यम से समान बालक बालिकाएं और मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम और बाधित बालक बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की बात करती है, चाहे वह आर्थिक रूप से अक्षम बच्चा हो या आर्थिक रूप से सक्षम बच्चा हो, या शारीरिक रूप से विकलांग हो या शारीरिक रूप से सक्षम बच्चा हो, सभी के अधिकारों की बराबर बात करती है। इसलिए समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्र रणनीति सहयोग है। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। एक दिया हुआ, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे के महत्व को दिया जाए। 2 है बच्चों की शैक्षिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमता वाले बच्चों के समूह बनाए जाए। 3 है
बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए। तो मित्रों, एक शिक्षक को जो है वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए इस शैक्षिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमता वाले बच्चों के समूह बनाए जाए और जो है दिया गया है कि एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा एक, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों के शैक्षिक क्षमताओं की पहचान करके उसके जो है समान क्षमताओं वाले समूह में बनाया जाए, यह कथन गलत है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जाति के आधार पर भी हम बच्चों को नहीं बांट सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी नीति का प्रयोग करे ताकि एक जो है अधिगम को करने के लिए एक सुगम वातावरण का प्रयोग किया जाए, जहां बच्चे समान रूप से आगे बढ़े और उसको बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो ताकि वह सफलतापूर्वक अध्ययन कर सके। इसलिए प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा एक। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब वह उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? यानी एक छात्र है, एक छात्रा है, वह कक्षा में क्रियाशील है, नियमित रहती है, उसके गणित का ग्रेड भी अच्छा है, वह लिखने के कौशल भी अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन जब उसे पढ़ने कहा जाता है, सुस्वर बोलने कहा जाता है तो वह उसमें बुरा प्रदर्शन करती है। तो बच्ची में जो यह लक्षण है किस चीज़ को बढ़ावा देती है? एक दिया हुआ है डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार, दो दिया हुआ है डिसकैलकुलिया यानी गणित से संबंधित विकार, तीन है डिसलेक्सिया यानी बोलने से संबंधित विकार, चार है स्वालीनता यानी बच्चे में एक हकलाने की जो प्रवृत्ति होती है वह। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा 3 डिसलेक्सिया, क्योंकि बच्चे हम जान रहे हैं कि उनके गणित का भी ग्रेड ठीक है और लिखने के कौशल भी अच्छे हैं, जबकि उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन वह बुरा होता है। तो इसलिए डिसलेक्सिया इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बोलने से संबंधित विकार है। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, जिसमें दिया गया है रचनात्मकता क्या है? एक है बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, दो है लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, तीन है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, चार है दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा, प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा 3 अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता रचनात्मक क्षमता होती है, क्योंकि रचनात्मक सोच जो है अपसारी या पारस्परिक सोच को भी कहा जाता है, क्योंकि यह समस्या समाधान के मौजूदा तरीकों को चुनौती देती है और समस्या को देखने का नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। रचनात्मकता में छात्र को नई संभावनाओं की खोज करने का अधिकार होती है और नए ज्ञान के साथ वह निर्माण का समर्थन करती है। इसलिए प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या 21 दिया गया है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? एक दिया हुआ सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, दो है ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, तीन है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, चार है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा 1 सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में जो सीखने को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य सामाजिक प्रक्रिया अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए केंद्रित है, जो ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है
और अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता देता है। इसलिए प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, जिसमें दिया गया है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। 1 है प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, 2 है अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, 3 है सराहना पाने के लिए एक काम पूरा करना, 4 है साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। तो मित्रों प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा 2, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। यह एक आंतरिक अभिप्रेरणा है जो अंदर से एक आती है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है वह मनुष्य के जिज्ञासा को बढ़ाती है, वह अंदर के भाव को जो है रचनात्मक तौर पर जगाती है, एक लक्ष्य की ओर उद्वेलित करती है। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 22 का सही उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, जिसमें कथन और तर्क दिया गया है। आइए देखते हैं। कथन ए है प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क आ रहा है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। तो इनका कूट देखते हैं। 1 नंबर में दिया गया ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 नंबर दिया गया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 दिया गया है ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न में कह रहा है कथन ए कि प्रभावी शिक्षण के संबंध में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। अगर भावना और सीखना दोनों एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता तो बच्चे सक्रिय अधिगम नहीं करते, इसलिए यह कथन भी सही है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा 1, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, जिसमें दिया गया है महारत उन्मुखी वार्दिक। 1 है सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, बी है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, सी है बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते, डी है अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का कूट देखते हैं। 1 नंबर दिया गया है ए और बी, 2 नंबर है सी और डी, 3 है ए और डी, 4 है सी और डी। तो मित्रों प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा 3, ए और डी, क्योंकि जो महारत उन्मुखी छात्र होते हैं वह सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, इसलिए कथन ए भी सही है। और कथन डी में दिया गया है कि अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं, यह कथन भी सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा ए और डी। जबकि वे यह नहीं मानते कि क्षमता स्थिर और अस्थायी है, बल्कि वे मानते हैं कि क्षमता एक क्रियाशील है, लगातार बढ़ने वाली चीज़ है, जिसे हम जितना करेंगे वह अधिक बढ़ेगा और उसका कोई आसान लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए यह कथन नेगेटिव है, गलत है, यह कथन भी गलत है। तो आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने 1 है को नज़रअंदाज करना चाहिए, 2 है पर उन्हें सजा होनी चाहिए, 3 है अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, 4 है को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा 4, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी बच्चों के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से जो है बच्चा के अंदर के भाव जो है अधिगम का जो क्षमता है वह बढ़ता है और उसे एक लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता और दृष्टिकोण में बढ़ावा मिलता है। इसलिए प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, जिसमें दिया गया है विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक
एक है उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। दो है उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं। तीन है उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं। चार है खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा 4, क्योंकि प्रभावी तरीके से विद्यार्थी उस वक्त सीखता है जब शिक्षक उन्हें खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देने को कहते हैं। ऐसे में बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास अत्यधिक डेवलप करता है और बच्चा जो है शिक्षकों और छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र इसमें स्वयं सक्रिय रूप से समस्या का समाधान हेतु वह जो है संभावित विकल्पों पर विचार करते हुए एक सटीक विकल्प द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए खोजी अधिगम जो है अत्यधिक उन्मुख माना गया है। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण किसका है? यानी एक शिक्षक है, वह पढ़ाई के दौरान अधिगम करने के दौरान जो है बच्चों को लगातार नए खोज करने और खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान सृजन करने, अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यह उदाहरण किसका है? तो आइए हम इनका विकल्प देखते हैं। ए में है एक प्रगतिशील कक्षा का, जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। बी में है परंपरागत कक्षा का, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। सी में है एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक की किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है। डी है एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। इनका कूट दिया गया है। एक है ए और सी, दो है ए और बी, तीन है सी और डी, चार है बी और डी। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा एक, ए और सी। यानी एक प्रगतिशील कक्षा में जिसमें बच्चों करके सीखने के अवसर और उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलता है, इसलिए एक सही है और सी भी कथन सही है, क्योंकि इसमें एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है, यह कथन भी सही है। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, जिसमें दिया गया है अभी कथन ए है शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तर्क आर दिया गया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। तो इनका कूट दिया गया है। एक नंबर है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दो है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। तीन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चार दिया गया ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा 4, ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि शिक्षार्थियों के विविध प्रकार का जो समूह को पढ़ाते समय शिक्षक उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करता। यह कथन गलत है, क्योंकि जब एक समूह को आप पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ आपको उदाहरण और गैर उदाहरण के तहत बच्चों को अधिगम करना होता है। और तर्कार इसलिए गलत है, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध अधिगम में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते, यह भी कथन गलत है। दोनों का अन्योन्याश्रय जो है संबंध होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा 4, आर दोनों गलत है। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, जिसमें दिया गया है छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को एक है अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। दो है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तीन है संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। चार है मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए जो बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा 3, संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सकता है।
एक शिक्षक इस विषय पर अधिक ध्यान देता है, तभी वह बच्चों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित कर सकता है। इसलिए प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या 30 और आखिरी प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है। 1 है ठोस से अमूर्त, 2 है अपरिचित से परिचित, 3 है उच्च क्रम से निचले क्रम, 4 है जटिल से सरल। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा 1, ठोस से अमूर्त। मित्रों, ये सभी PYQ जो 24 जनवरी 2023 विगत वर्ष पूछे गए प्रश्न है, जिसका हल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे की कक्षा जो है 2023 के अलग तारीखों को पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे आदर्श एकेडमी के YouTube चैनल को अवश्य जोड़ें, जहां आपको सभी प्रकार के कंटेंट और PYQ MCQ सीरीज आपको लगातार अपडेट होते रहे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।